हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 सॉइल्स। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि नाम भी बहुत छोटा है। आप देखोगे तो सॉइल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने मिट्टी के बारे में पढ़ना है कि यार एग्जैक्टली ये सॉइल जो है कैसे बनता है। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में, इसके पहले का लेक्चर नंबर जो 1 था, उसमें ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि सॉइल जो है वो चट्टानों से बनता है। रॉक्स, अलग अलग टाइप के रॉक्स होते हैं, एंड वही अलग अलग टाइप के रॉक्स के वेदरिंग होने के कारण, वेदरिंग मतलब टूट के बिखरना, ठीक है। तो वेदरिंग जब होता है तो टूट टूट के बिखरते हैं, और लगभग 1000 ईयर्स होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है सॉइल में। किस प्रकार होता है, कौन से टाइप के रॉक से कौन से टाइप का सॉइल बनता है, ये सभी चीज हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ देखो यार, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और इतनी सारी नई नई चीजें सॉइल के बारे में आपको शायद नहीं पता होगी तो वो पता चल जाएगी। तो जाओ देख लेना, काफी छोटा सा लेक्चर वीडियो है, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि किस प्रकार का जो सॉइल था, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन सॉइल में भी कुछ विशेषताएं होती है, वो हम लोग आज के इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। और साथ ही में बताएंगे कि कौन सा टाइप का सॉइल में किस प्रकार का यूजेस करना लोगों ने सीख लिया, एग्रीकल्चर करना सीख लिया। तो ये सब चीज आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। साथ में आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो चैप्टर्स है, बाकी के सब्जेक्ट्स के पहले ही हमने टोटली 100% कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो वो चैप्टर का नाम, लेक्चर नंबर जो भी देखना चाहते हो, सर्च करोगे तो भी हमारे वीडियो आपको दिख जाएंगे आराम से। आप अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ाई कंटिन्यूस होती रहनी चाहिए, ये बस आप लोग से उम्मीद है, मुझसे, और जरूर से आप सपोर्ट करते रहोगे, ये भी आपसे हमें उम्मीद है, ठीक है। शुरुआत करें तो आज पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस थोड़ा सा अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा, हमने बहुत सारी चीज डिस्कस की थी, कौन कौन से प्रकार के टाइप्स के सॉइल होते हैं वो भी डिस्कस कर लिया था, कैसे फॉर्मेशन हुआ था। तो आज हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब एक चीज है, जैसे कि आप जानते हो कि सॉइल जो है, जब लोगों ने देखा कि ये जो मिट्टी है, अब मिट्टी वेदरिंग ऑफ रॉक्स के वजह से आ रही है, जनरेट हो रही है, उसमें ह्यूमस मिक्स होता है, और लगभग 1000 ईयर्स बीतने के बाद एक प्रॉपर एक सॉइल बन जाता है, ठीक है। अब वो सॉइल का क्या इस्तेमाल करें, ये भी लोगों के मन में आ गया। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो जब ऐसा हुआ कि आप जानते हो कि हमारे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं रहते हैं। अगर आप सोचोगे, थोड़ा सा इमेजिन करोगे, तो हमारे पृथ्वी के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब लिविंग जैसे कि हम हो गए, इंसान हो गए, यानी ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ठीक है ना। लिविंग की अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, उसके अलावा प्लांट हो गए, और उसके अलावा जो होते हैं दोस्तों वो एनिमल्स हो गए। लेकिन यहां पे नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भले जिंदा नहीं रहते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग से अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ऑक्सीजन। ये कोई नॉन लिविंग थिंग है क्या? ऑक्सीजन नहीं, एक गैस है, एक हवा है यार, हम लोग उसको लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, ये एक चीज हो गया। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सॉइल, जानते हो दोस्तों। उसके बाद वाटर, H2O जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? सॉइल के बारे में। और सॉइल किस लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन बींग्स के तो चलो काम आता है, लेकिन सॉइल एक चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी नॉन लिविंग थिंग एक लिविंग थिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है दोस्तों प्लांट्स के लिए। अगर मुझे एक बात बताओ, पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने भी टाइप के प्लांट्स है, ये कैसे ग्रो करते हैं, ये कैसे बड़े होते हैं? जमीन के ऊपर उग जाते हैं क्या? जमीन मतलब सीमेंटेड रोड के ऊपर उग जाते हैं क्या? डांबर वाले रोड के ऊपर उग जाते हैं क्या? देखा है आपने कभी उगते हुए? नहीं। यानी कि उसको एक प्रॉपर सॉइल की जरूरत पड़ती है। यानी कि कोई भी तरीके का प्लांट ले लो, एक मिट्टी की, कोई भी टाइप की मिट्टी की उसको जरूरत पड़ती है। यानी कि कहीं ना कहीं प्लांट को ग्रो करने के लिए एक क्या चीज की जरूरत है? सॉइल की जरूरत है। और वही चीज अगर आप देखोगे पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर, यहां पे प्लांट्स जो भी ग्रो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के सॉइल के ऊपर ग्रो हो रहे हैं। और ये जो सॉइल होता है यही प्लांट्स को ग्रोथ करवाता है, बिकॉज सॉइल के अंदर भी क्या होते हैं? छुपे हुए न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप जानते हो, देयर आर सो मेनी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, एंड द रूट्स ऑफ प्लांट गेट्स deep into the soil and absorb the minerals and nutrients so that it can fulfill the need of a plant so that it can prepare their own food. And हाँ, अलग बात, अलग से हम लोग पानी वगैरह डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और धूप जो सनलाइट होता है तो वो लगता है उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी उसकी
जरूरत प्लांट को होती है, करेक्ट है, और इसीलिए बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो पाते हैं। तो वेजिटेशन जो लाइफ होती है, जो वेजिटेशन होते हैं नॉर्मली अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो अच्छी तरीके से प्लांट ग्रो करता है वो फर्टाइल सॉइल के अंदर ग्रो करता है। आप जानते हो फर्टाइल का मतलब होता है, हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं उपजाऊपन। उपजाऊपन यानी कि कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में मिनरल्स एंड जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वही टाइप के सॉइल को हम लोग फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर प्लांट को आप ग्रो करवाओगे तो बहुत इजीली आसानी से ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जो बैरन होते हैं। बैरन मतलब क्या होता है? बंजर। बंजर जमीन आपने सुना होगा, बंजर जमीन भी कभी देखा है प्लांट उगते हुए? बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, उसमें फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता है या फिर क्या क्या डालना पड़ता है, तब जाके उग पाता है। तो बैरन या फिर इनफर्टाइल बोले तो उसमें नहीं उगता है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें, जब ह्यूमन बींग्स ने देखा, जब सॉइल जब उन्होंने देखा, ठीक है, तो सबसे पहले तो उनको ये नजर आया कि ये जो सॉइल है ना, इसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं, यानी खेती करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रो करना उस सॉइल पे शुरू कर दिया, ठीक है। और वही अगर बात करें कि उसको अगर सही अमाउंट में पानी मिल जाए, यानी कि अगर हम कोई भी प्लांट को फर्टाइल सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं और उसको एक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाए, तो वो प्लांट बहुत ही इजीली विदाउट किसी, बोलते हैं ना, बिना किसी मेहनत के वो प्लांट आराम से उग सकता है। जैसे कि आप कहीं पे भी अपने बगीचे में जहां पे मिट्टी अच्छी हो वहां पे एक सीड डाल दो, कोई भी एक बीज डाल दो और उसको टाइम टू टाइम पानी दो, बस उतना कर दोगे ना, अपने आप प्लांट ग्रो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाता है, खुद ब खुद वो ग्रो करने लगता है। लेकिन थोड़ा सा इनिशियली आपका जो सॉइल होगा वो थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही में कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहां पे सॉइल की कमी होती है, शॉर्टेज होती है सॉइल की, वहां पे प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर इन शॉर्ट सॉइल अच्छा हो, पानी मिलता रहे और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो, यानी बहुत ज्यादा धूप ना पड़े, जैसे वो डेजर्ट में पड़ती है ना, रेगिस्तान में, इसके लिए वहां पे प्लांट ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। एकदम कड़क धूप नहीं चाहिए, एक नॉर्मल अच्छे फेवरेबल कंडीशन वाली धूप मिलते रहे, पानी मिलते रहे, सनलाइट मिलते रहे, तो बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट के ग्रोथ के लिए। और फर्टाइल सॉइल यही तरीके से फॉर्म होता है और इसी तरीके से प्लांट को ग्रो करवाता है। क्लियर है? एंड साथ ही में जब मैन ने सोचा, इंसानों ने जब सोचा कि यार ये जो सीड है अगर हम इस जमीन के अंदर, इस मिट्टी के अंदर अगर बो देते हैं, सो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि यार इसमें से प्लांट जो है खिल के आ जाएगा। तो जब ये पहली बार हो रहा था, यानी कि देखो आज से अगर मैं हजारों साल पहले की बात करूं, हजार भी मैंने कम बोल दिया, बहुत पहले की बात करूं, तो जब पहला कोई इंसान होगा जिसने एग्रीकल्चर किया होगा, यानी कि प्लांट्स उगाया होगा, तो उसको कितनी खुशी होगी। उसने कहीं से बीज उसको मिला होगा, कोई भी कहीं से भी आया होगा, आई डोंट नो, ठीक है ना। इसके पीछे का जैसे बात वही हो गई, पहले अंडा आया पहले मुर्गी आई, बात वही वाला हो गया कि सीड कहां से आया। तो समझ लो एक सीड मिला, सीड मैन ने डाल दिया, ठीक है। अब सीड वो ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। अब वो सीड क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। तो जब उसने देखा कि यार सीड जो है मिट्टी में से उड़ के आ रहा है, उसमें से एक ब्रांचेस निकल रहे हैं, लीव्स निकल रहे हैं, प्लूम्यूल जिसको बोलते हैं, इन शॉर्ट साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूं, जैसे हम साइंस भी पढ़ाते हैं, आप जानते हैं कि साइंस में हमने बताया हुआ है, तो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको प्लूम्यूल बोलते हैं, नीचे का हिस्सा जो होता है उसको रेडिकल बोलते हैं, जो रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेडिकल रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, प्लूम्यूल स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। देखो आपके ज्योग्राफी के लेक्चर में मैं थोड़ा साइंस भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सब चीज इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए बोलता हूं ना हमारे चैनल पे आपको कंसेप्चुअल नॉलेज मिलेगा। तो यहां पे एक चीज है कि जब उसने सोचा होगा कि यार ये कैसे ग्रो कर रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगा होगा सुन के और देख के, और एक चीज उसने रियलाइज किया होगा कि ऐसा मैंने क्या किया कि वो प्लांट ग्रो हो रहा है। तो बाद में उन्होंने शेयर किया होगा ये चीजों को अपने दोस्तों से, मतलब उसके जो कम्युनिटी के लोग होंगे, और धीरे धीरे एक हैबिट बन गया कि यार इस तरीके की मिट्टी में हम अगर सीड डालते हैं तो ऐसे प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं। फिर धीरे धीरे उसने सीखा होगा कि पानी डालना होता है, सनलाइट अपने आप मिल जाता है, धीरे धीरे ये सब चीज ऑटोमेटिकली होने लगा। तो एक चीज उन्होंने नोटिस किया कि हर टाइप के सॉइल में, जैसे मैंने आपको बताया कि हर टाइप के सॉइल में आप कोई भी बीज डाल दो वो इजीली ग्रो कर पाएगा क्या? नहीं, डिपेंड करता है कि आपका सॉइल कितना ज्यादा फर्टाइल है। तो अगर बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल रहेगा तो वहां पे बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो करता है। तो मैन ने जब रियलाइज किया, ह्यूमन बीइंग ने जब रियलाइज किया, तो वो फर्टाइल सॉइल की खोज में निकल गया। और फर्टाइल सॉइल सबसे ज्यादा कहां मिलता है? रिवर के बेड पे। रिवर बेड यानी कि नदी के किनारे, नदी के आसपास जो सॉइल होती है काफी उपजाऊ सॉइल होती है, वो आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो रिवर बेड्स के आसपास वहां पे जो सॉइल होती है बहुत ज्यादा उसकी हाई यील्ड होती है, हाई कैपेबिलिटी होती है, और वहां पे बहुत अच्छी तरीके से प्लांट जो है ग्रो कर पाता है। तो जब मैंस ने देखा कि यार ये बहुत फायदेमंद चीज है, तो बहुत सारे लोग क्या करने लगे, इसी रिवर बेड के आसपास, यानी जहां पे नदी होती है उसके आसपास क्या करने लगे? बसने लगे, यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट करने लगे। सेटलमेंट मतलब बस जाना, जैसे अपनी बस्ती बसा देना वहां पे। अब इतना दूर से कौन खेती करने आएगा? हम आसपास ही घर बना लेते हैं और वहां पे रहते हैं और खेती करेंगे, जो फूड आएगा वही खाएंगे। इस प्रकार से चीजें करने लगे। और इसी वजह से हमारा, या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, सबसे पहले सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एंशियंट रिवर वैली, एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंसानों का बसना,
ये जो सिविलाइजेशन, ये जो वर्ड मैंने लिखा है, इसका मतलब है इंसानों का बसना, बस्ती बसा के रहना। अब रिवर के किनारे रहते थे इसीलिए इसको रिवर वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन आप एक चीज जानते होंगे, एक नदी है हमारी बहुत फेमस नदी, जिसको हम लोग इंडस रिवर बोलते हैं। इंडस रिवर, जिसको नॉर्मल हिंदी में बात करो तो सिंधु नदी बोलते हैं। सिंधु नदी, ये आपने शायद स्टोरी भी सुना होगा ये सबसे। और इसी नदी के नाम के ऊपर हमारे देश का नाम है इंडिया, ठीक है ना, इंडस रिवर इंडिया। तो इंडस रिवर यानी सिंध नदी, सिंधु नदी। तो ये जो रिवर है ना, इसके आसपास बहुत सारे लोग ना उस टाइम के जो जमाना था हमारा, वहां पे बसने लगे। और इसीलिए इस रिवर के किनारे जब लोग बसते थे, जो सिविलाइजेशन होता था, उसको कहा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सुना है कि नहीं आपने? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे जो वैली होती है, जो खाड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो पहाड़ों के बीच का जगह होता है, वहां पे लोग बसने लगे और वहां पे खेती करने लगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी ज्यादा फेमस हो गई थी, या फिर इन शॉर्ट इंडस सिविलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं। और ग्रोइंग पॉपुलेशन जैसे जैसे होते गया, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया, तो इंसानों ने ये सब टेक्निक को सीख लिया था कि किस प्रकार प्लांट को ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं। जैसे सीड मिलेगा वैसे वैसे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को उगा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर में वो करने लगे, और एक प्रॉपर अच्छे अमाउंट में वो लोग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लगे, इसको खाने भी लगे, और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। एंड लोगों ने इस टेक्निक को अडॉप्ट करना भी सीख लिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। फिर धीरे धीरे लोग अलग अलग जगह पे ट्रैवल करने लगे, जहां जहां पे फर्टाइल लैंड, फर्टाइल जमीन, जहां पे उपजाऊ जमीन मिलती थी, वहां पे आके खेती करते थे। और धीरे धीरे इसको लोगों ने सीख लिया कि बुआई होती है, पहले सीड डाला जाता है, फिर उसके बाद कटाई भी होती है जब प्लांट उग जाता है, जिसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। प्लविंग हो गया, फिर सोविंग हो गया, फिर हार्वेस्टिंग हो गया। इस प्रकार के टेक्निक्स जो उस जमाने के लोग थे वहां पे उन्होंने सीख लिया। देखो, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के अंदर हिस्टोरिकल चीजें भी है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। तो ये सब चीजें होती है, और धीरे धीरे फिर चीजें आगे बढ़ने लगी। फिर अभी का जमाना बोलूं, टेक्नोलॉजी का जब जमाना आ गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, केमिकल्स बनने लगे, तो जब देखा गया कि हर जगह जो है फर्टाइल लैंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कोई भी लैंड को फर्टाइल बना सकते हैं बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स। आप जानते हो ना, फर्टिलाइजर, नाम में ही देखो फर्टाइल है, नाम में देखो फर्टिलाइजर का मीनिंग क्या होता है, नाम में देखो फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊपन। यानी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि वो जमीन के अंदर हम क्या कर सके, फर्टिलिटी बढ़ा सके, उपजाऊपन बढ़ा सके, जिसमें हम लोग जो भी क्रॉप्स उगाएंगे वो अच्छी तरीके से ग्रो होगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि बहुत ज्यादा केमिकल से बना होता है ये फर्टिलाइजर, और बहुत ज्यादा यूज किया तो क्रॉप्स को खराब भी कर सकता है, जहरीला कर सकता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये सब चीजें भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक रिकॉर्ड एग्रीकल्चरल होने लगा। और आप जानते हो कि हमारे कंट्री को हम लोग एग्रीगियन कंट्री मानते हैं, ठीक है ना। एग्रीगियन कंट्री मतलब क्या होता है कि खेती हमारे देश में बहुत ज्यादा मानी जाती है। और एक जमाना था कि सिर्फ और सिर्फ खेती होती थी, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाने की वजह से बहुत सारी चीजें हो गया। तो अलग अलग टाइप के फूड क्रॉप्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सब चीज हमारे अलग अलग टाइप के सॉइल्स के ऊपर प्रोड्यूस किए जाने लगे। क्रॉप्स की बात करें, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप नोट्स में खुद ही लिख लोगे जो मैं बोल रहा हूं। अगर बहुत सारे क्रॉप्स की बात करें तो जवार, बाजरा, ऐसे रीजन में प्रोड्यूस किया जाता था जहां पे महाराष्ट्र प्लेट्यू है, जैसे कि आप जानते हो रेग्यूर सॉइल, ठीक है ना, ये आप जानते होंगे, रेग्यूर सॉइल महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो रेग्यूर सॉइल नॉर्मली जवार, बाजरा, और आप जानते हो कि हमारे महाराष्ट्र में जवार बाजरा की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो महाराष्ट्र में रेग्यूर सॉइल पाया जाता है और इसमें जवार बाजरा की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है महाराष्ट्र प्लेट्यू के अंदर। जैसे कि कुछ सॉइल्स कोंकण में होते हैं, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में होते हैं, वहां पे राइस बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है। तो राइस प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है हमारा महाराष्ट्र प्लेट्यू, महाराष्ट्र का जो प्लेट्यू का इलाका है, साथ में कुछ कोंकण इलाका, केरला और तमिलनाडु का इलाका, वहां पे राइस की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है। फिर मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पे पोटैटो बहुत अच्छा ग्रो करता है, ठीक है ना। पोटैटो जो होता है, आलू, बटाटा बोलते हैं ना उसको हम लोग, तो इसका खेती बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको कल्टीवेट होते हुए नजर आएंगे। कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जहां पे बहुत अच्छा पानी अवेलेबल नहीं होता है, वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो इसीलिए वहां पे बहुत अच्छा प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को ग्रो नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतार, ओमन, ये जो होता है, ये ऐसी जमीन है, ऐसी कंट्रीज है जहां पे उपजाऊपन वाली जमीन है ही नहीं, रेगिस्तान, रेत वाली जमीन है, तो वहां पे तो इंपॉसिबल है कोई भी प्लांट को ग्रो करवाना। तो इसीलिए ऐसी कंट्रीज क्या करती है, अपने देश में इंपोर्ट करती है, क्या, बाहर देश से चीजें मंगाते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, हमारे देश में अगर आलू बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम दूसरे देश को सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की कंट्रीज जो होते हैं वो दूसरे देश से मंगाते हैं चीजें, चाइना से, इंडिया से, यूएसए से अपने खाने पीने की चीजें मंगाते हैं, क्योंकि उनके पास, बेचारे लोग के पास वैसी जमीन है ही नहीं, सॉइल है ही नहीं उनके पास रेत है, रेत, रेगिस्तान, सैंड बोलते हैं ना, सैंड। तो सैंड में कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे फर्टिलिटी बहुत अच्छा है तो वो बहुत अच्छा अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे को भी देते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट जो होते हैं, यानी लोग का बसना जो होता है वो भी इसी हिसाब से होता है। जैसे हम कहाँ बसते हैं, जैसे जहां पे हमारी नौकरी हो, हमारी फैमिली जहां पे होती है, हम वहां पे बसना पसंद करते हैं, ठीक है ना। और वही
पुराने जमाने में भी लोग ऐसे ही करते थे कि जहां पे मुझे खाना मिल जाए, एग्रीकल्चर कर सकूं, वहां पे लोग बसते थे। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स भी उसी प्रकार होता था। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, शुगर फैक्ट्रीज जो होती हैं वो ऐसी जगह पे होती है जहां पे शुगर केन जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। आपको मैंने बताया था ना बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे कुछ रिसोर्सेस अगर अवेलेबल है, उसी जगह पे वो फैक्ट्रीज को भी लगाया जाता है, चाहे वो शुगर फैक्ट्री हो, चाहे वो जैगरी मेकिंग प्रोड्यूसिंग कंपनी हो। इस प्रकार की चीजें जो है होती है। और धीरे धीरे फ्रूट्स प्रोडक्शन, जहां पे फ्रूट्स के पेड़ बहुत होंगे वहां पे फ्रूट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फ्रूट प्रोडक्शन, ये सब चीजें कंपनी जो होती है वो सेटअप की जाती है। और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही अच्छा साइन है डेवलपमेंट का। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हमने आज पढ़ाई की है कि क्या क्या आज हमने डिस्कस किया। छोटा सा क्विक रिमाइंडर मैं आपको देना चाहूंगा कि हमने देखा किस प्रकार लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, किस प्रकार सॉइल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के कितने सारे टाइप के होते हैं और सॉइल कितने कितने टाइप्स के होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्टाइल सॉइल होता है, उसमें अलग टाइप के क्रॉप्स उगते हैं। नॉन फर्टाइल सॉइल में हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ रेत होते हैं तो वहां पे तो प्लांट्स उगते ही नहीं है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बताया किस प्रकार जो है नदी के किनारे लोग बसना शुरू किए, वहां पे एग्रीकल्चर करना शुरू किए। तो ये सभी चीजें हमने आज डिस्कस किए दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर को मैं समाप्त करूंगा और आपके लिए अगला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में फटाफट से लेके आऊंगा, जो कि हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। और इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। छोटे से पार्ट बचे हुए हैं, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है जो कि हम लोग अगले लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन लगा होगा आपको हमारा आज का वीडियो एंड पूरा 100% जो भी हमने आपको आज पढ़ाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।